Class today our topic is general characteristics of d block elements. हमने d block elements का इंट्रोडक्शन देखा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स जब d ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे होते हैं, इन ऑर्डर फिलिंग होते हैं, तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट स्पेशली d ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट में डी और एफ ब्लॉक दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसमें डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस करेंगे. तो आज कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो स्पेशल हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. कि सबसे पहली है आपके पास मेटल. सारे ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं एलिमेंट्स, वो मेटल इन नेचर हैं. दैट मीन्स ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स. मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट हीट. एंड मेटल्स अगर ये मौजूद हैं तो इसका मतलब दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन ईजिली बी डिसलोकेट फ्रॉम देयर न्यूक्लियस. वो अपने न्यूक्लियस से जल्दी जल्दी न्यूक्लियस की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसे आराम से रिमूव कर सकते हैं. तो इसका मतलब तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मेटल होते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मोस्ट ऑफ देम आर हार्ड, high melting and high boiling point. They have relatively large enthalpies of vaporization. इसका ये मतलब है कि आपको पता है जितना ज़्यादा एटम का स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है, उतना ज़्यादा उसका वेट भी जो बल्क में होता जाता है. जो चीज़ ज़्यादा हैवी होगी उसको ब्रेक करने हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो जो हर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ देम जो है वो बहुत हार्ड सरफेस टाइप मटेरियल हैं. उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, और जो इनकी इंथैल्पी वेपराइजेशन है, दैट मीन्स उनको वेपराइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो बहुत लार्ज है. उसके बाद अगली प्रॉपर्टी कनेक्टिविटी. अगर ये मेटल्स हैं तो दे कैन बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो मटेरियल हैं वो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है. उसके अलावा अगली प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन. एलॉय फॉर्मेशन में क्या होता है कि अब एक मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनफ नहीं होती हमारे लिए, हमें दो तीन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को मिला कर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक मेटल की स्पेशलिटी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है. दूसरे मेटल की स्पेशलिटी है कि वो कंडक्टेंस उसकी अच्छी है. लेकिन मुझे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर इकट्ठी चाहिए होंगी तो मैं दोनों मेटल्स को आपस में मिला दूँगी. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एलॉय फॉर्मेशन. ठीक है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली, उसमें से हम उसे यूज़ करते हैं टू फॉर्म एलॉयज. फॉर एग्जांपल, ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रॉन्ज, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन. जर्मन सिल्वर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल एक्सेट्रा. दैट मीन्स इट इज़ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी के अलॉयज में हम इस्तेमाल कर लेते हैं. दूसरी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दे आर एक्टिव इन नेचर. ठीक है. थर्मोडाइनमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन होती हैं, जब हमने इलेक्ट्रोड्स बनाने होते हैं तो हम इनको यूज़ करते हैं. और इनका क्योंकि इनके इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं इनकी इट दे कैन रिएक्ट विद 1 मोलर हाइड्रोजन आइंस टू यील्ड द एक्वस सोल्यूशन ऑफ देयर आइंस. ठीक है. यानी देयर एक्टिव इन नेचर, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करते दे कैन डिसोसिएट देमसेल्फ इन देयर आइंस. उसके बाद है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ट्रांजिशन मेटल हैं, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रॉन्स में से निकालना थोड़ा इजी होगा हमारे लिए. तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दे हैव मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. The energy difference between the n minus 1 d orbital and ns orbital of the transition metal is very small. इसका क्या मतलब है? आपको पता है, हम ने कल भी प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फिल कर रहे थे, सबसे पहले कौन फिल होता है? पहले फिल होता है 4s, और फिर फिल होता है 3d. अगर हम 3d सीरीज़ की बात करें, असल में तो 3d ऑर्बिटल क्या है? इनर ऑर्बिटल है, जिसे पेनल्टीमेट शेल कहते हैं. और 4 क्या है? आउटरमोस्ट ऑर्बिटल. लेकिन 4s और 3d की जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, इसलिए 3d से पहले 4s ऑर्बिटल फिल हो जाता है. ठीक है. दूसरा, आप ये भी कह सकते हो कि डी के इलेक्ट्रॉन आपके पास इसमें से इजीली शिफ्टेबल है. आप डी के इलेक्ट्रॉन को एस में भी शिफ्ट कर सकते हो. तो दैट मीन्स यहाँ आपके पास यहाँ से एस के ऑर्बिटल से डी में जाते हैं, जैसे हम कॉपर में लेके गए थे. तो इनका एनर्जी डिफरेंस कम होता है. दैट इज़ वाई एस और डी का जो पेनल्टीमेट शेल है एन माइनस वन डी और एन एस, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ईजिली हो जाती है, बिकॉज द गैप बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स आर वेरी स्मॉल. और जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आती है, जितने अनपेयर आपके पास आते हैं. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास ट्रांजिशन सीरीज़ की है वो है आपके पास बहुत हाई तक जाती है. इट अप टू 8 तक आपकी वैल्यू जाती है. ठीक है. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 है. जो एग्जांपल आपके पास है रुदियम और ऑस्मियम में. ठीक है.
इट इन्वॉल्व्स आर द इलेक्ट्रॉन इन n माइनस टी एंड एन एस इलेक्ट्रोऑर्बिटल्स। वो कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन के डी और एस पे मौजूद होते हैं वो सारे के सारे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं। दैट मीन्स इट कैन रिमूव देम इजीली, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन वो निकाल सकता है। ठीक है, दूसरा आपके पास ये है कि जितना ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है, एटॉमिक नंबर बड़ा हो जाता है, उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसकी स्टेबलाइज होती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, मस्ट फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हम स्कैंडियम को ले लेते हैं, तो स्कैंडियम की जो +1 या -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक नंबर की तरफ जाएंगे, हम फॉर एग्जांपल क्रोमियम की तरफ चले जाते हैं, तो क्रोमियम की +3 स्टेट आ जाती है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल देन -1 एंड +1। तो क्रोमियम जब जाएंगे 3 वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, +1 वाली स्टेबल नहीं इतनी होगी। तो इसका मतलब जितना हायर एटॉमिक नंबर होगा उतनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हायर होती है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाती है। तो हम कहते हैं दिस इज मोर पॉसिबल, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है होने की बजाय इसकी +1 क्रोमियम करे तो +3 ज़्यादा प्रेफर करेगा। उसके बाद है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जो के पास ट्रांजिशन एलिमेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दैट मीन्स हम उनकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बता सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसे रखा जाए तो किस तरह का अफेक्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्शन की तरफ जाएगा, और एक इफेक्ट होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि वो रिपेल की तरफ जा रहा होता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन बी मैनिफेस्टेड थ्रू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि अगर आपने इसको फार्मूले में कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n n+2। n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं आपके पास। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, n की वैल्यू 1 है, किसी भी कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो उसका आंसर आता है 1.73। अब कैसे आता है, n की वैल्यू पुट करो 1, इधर भी 1 करो, 1 + 2 कितना हुआ 3, 3 × 1 √3 की वैल्यू आती है 1.73, और इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 हो जाती है तो इसका आंसर आता है 2.84। अगर 3 हो जाती है तो 3.88। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इस तरह कैलकुलेट होती है। इसका मतलब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये बता सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक बिहेवियर उसका कैसे है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है इट कैन अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, so the transition metal ions and their compounds usually possess unpaired electrons and would show paramagnetism। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाजमी होते हैं, मोस्टली आपके पास होते हैं, तो वो पैरामैग्नेटिज्म का फिनोमेना चूज करते हैं। और ऐसे आयन जिनमें आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मौजूद होता है, दे कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट फील करते हैं। दूसरी तरफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर्ड नहीं होते बल्कि जोड़े की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में होते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, K4MnCl6.3 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका आंसर 1.73 मैग्नेटॉन है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद दूसरी ट्रांजिशन मेटल की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि ये सारे कलर्ड कंपाउंड होते हैं। अगर आपको पता हो कि हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो आपको उसमें से जिंक का कलर, कॉपर का कलर याद करवाते थे। दैट मीन्स वो जो कंपाउंड होते हैं जिसमें ये मेटल्स मौजूद होती हैं वो कलर्ड होती हैं। तो ऑल सिंपल ट्रांजिशन मेटल आयन पोजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोस्टली सिंपल ट्रांजिशन मेटल जितने में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड आर कलर्ड। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कलर्ड होगा, अगर कलर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो पेयर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद बताई हुई है 0 1 2 3 4 5। ज़ीरो के अगेंस्ट जिंक है और आपके पास टाइटेनियम है, उसमें जिंक और टाइटेनियम को देखोगे तो उसके आगे लिखा हुआ कलरलेस, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 0 है। ठीक है, कलरलेस है। 1 है तो आपके पास टाइटेनियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो पर्पल कलर का है। फिर कॉपर 2+ ब्लू है। फिर अगर हम बात करें दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तो आपके पास V3+ ग्रीन, निकल 2+ ग्रीन है। ठीक है, अगर नंबर 3 की बात करते हैं, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्रोमियम का 3+ और कोबाल्ट का 2+। सो ऑन इस तरह के पास है कि कलर जो आपको नज़र आता है ये क्यों नज़र आता है, बिकॉज इसमें क्या होता है बेसिकली, जो डी ऑर्बिटल की हम बात करते हैं 3D 4D 5D,
तो डी ऑर्बिटल में जो डी से इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होता है, आपस में उसकी जो माइग्रेशन होती है उसकी वजह से कलर स्प्लिटिंग आती है। और डी डी ट्रांजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे जिंक टू, अगर जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसमें जो कलर आएगा आपके पास, वो जो आएगा वो कलरलेस होगा। अगर 3 निकाल देगा टाइटेनियम, ब्लू कलर आएगा। अगर 4 निकालता है तो कलरलेस आता है। ठीक है, अब ये कलरलेस कैसे आता है, क्यों आता है, इसके रीज़न है the color of design depends upon the electronic transition between the available d orbitals. In such electronic transition, absorption or emission of energy from the white light take place with the consequent manifestation of color. As different oxidation state of same transition metal possess different number of electrons, different amount of energy will be absorbed or emitted with the difference in color of ions. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिंपल सा अभी से कॉन्सेप्ट आप लेते हो। आपके पास डी ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल ये आपके पास डी ऑर्बिटल था। ठीक है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके पास थे, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशी में मौजूद थे, वो आपके पास 6 थे, उनमें से आपने 2 रिमूव कर दिए। कैसे रिमूव किए, 1 2 3 4 और ये 5। मैंने आपसे कहा इसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के तो पीछे कितने रह गए हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही रह गए ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने आप को थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे। अब रीअरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था ये अपने आप को अनपेयर्ड करेगा, बजाय इसकी अनपेयर्ड करने की। क्योंकि एक अनपेयर्ड इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स को अपने डीजेनेट ऑर्बिटल खाली मिल रहे हों तो वो डबल पेयर में नहीं जाते, वो सिंगल रहना पसंद करते हैं। तो इट मे बी देयर इज़ पॉसिबल कि डी से इलेक्ट्रॉन दोबारा इसमें जाए, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो चुके हैं, तो रिमूव हुए हुए खाली ऑर्बिटल्स हैं उनको फिल कर दे। यहाँ ये चांस होता है कि जो डी ऑर्बिटल है ये अपने आप को स्प्लिट कर ले 2 पार्ट्स में। ये इकट्ठा डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में अपने आप को स्प्लिट कर ले, 2 ऑर्बिटल्स डी के ऊपर चले जाएं, 3 ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन ये हमें आगे पढ़ना है ज़्यादा डिटेल में तो हमें समझ आ जाएगा। तो ये डी ऑर्बिटल अपने आप को सेपरेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल या हायर टू लोअर ऑर्बिटल जब होती है तो एमिशन हमारे पास होती है जिससे हमें कलर नज़र आते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस वक्त के लिए आप याद रखो कि ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होती हैं वो कलर को एग्जिबिट करती हैं बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम डी डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की आपस में ही अंदर इंटरनल जो ट्रांजिशन है उसकी वजह से कलर हमें नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड। इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स बनाने में क्या मतलब होता है, आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स या जो सॉलिड होती हैं वो स्पेशल एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमारे पास आती हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि जो कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं ट्रांजिशन मेटल के, उसमें मॉलिक्यूल से अब अपने को रीअरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से आप देखो ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं और ये अगर मैं इसके ऊपर ले आऊँ सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपके पास जब मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करते हैं, सेट करते हैं, तो कुछ अरेंज करते हुए खाली स्पेस नज़र आ जाती है। जैसे ये खाली स्पेस, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का सर्कल नज़र आ रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जब बन रहे हैं हमारे पास, उनमें जो खाली स्पेसेस बन जाती हैं उसको रीअरेंज करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे एटम उसकी पोजीशन पे लगाते हैं जिसमें हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये उन खाली जगहों को आके फिल करते हैं। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स में को हम ये कह देते हैं दे आर इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि उन मेटल्स में कुछ जो स्पेसेस होती हैं उनको फिल करने के लिए बाहर से जो एटम आते हैं वो हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं। इन फॉरेन एटम्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इनकी कोई ख़ास किस्म की रेशियो नहीं होती। ठीक है, ये नहीं होता कि 2 कर ले 3 कर ले, खास किस्म की रेशो कोई नहीं होती, ये उस जगह को आके फिल करती हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, दे कैन फॉर्म द इंटरस्टेशियल कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन फिल, टाइटेनियम को आगे हाइड्रोजन फिल करता है, उसके साथ देखो 1 नहीं लिखा हुआ, 1.73 लिखा हुआ है। 1.73 इसलिए लिखा हुआ है कि इसकी कोई स्टेचियोमेट्रिक रेशियो नहीं है, इसे जिस आके इसको फिल कर रहा है, जहाँ जहाँ गैप आएगा मेटल का।
उसके बाद है कैटालिटिक बिहेवियर। आपने इतने केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आपने देखा होगा बहुत से केमिकल रिएक्शन में हम ट्रांजिशन मेटल को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने निकल पढ़ा है, कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल की। हम जब ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में ट्रिपल में चेंज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने एक कैटलिस्ट पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं V2O5 वैंडियम पेंटाऑक्साइड ऑक्सीडेशन के इस्तेमाल किया जाता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइटेनियम क्लोराइड का कम्बिनेशन होता है एल्यूमिनियम अल्काइल एल्यूमिनियम के साथ। इज़ अ वेरी यूजफुल पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑलिफिन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल्स और उसके डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हें एज अ कैटालिटिक इस्तेमाल किया जाता है उन्हें इंडस्ट्री में। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, आपको पता है कि एस और पी ऑर्बिटल के दरमियान डी ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो एस की जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, पी की उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। तो डी ऑर्बिटल एस और पी के दरमियान में आता है, तो इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो कैपेसिटी है इन बिटवीन एस एंड पी है। ठीक है, द ट्रांजिशन मेटल आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली। एस की निस्बत इनकी वैल्यूज कम होती हैं, बट आपके पास क्या होता है, पी की निस्बत दे आर मच मोर। ठीक है, क्योंकि पी की तरफ जब हम जाते हैं तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन मेटल। द नॉन मेटल आर नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्टली। अच्छा जी, दूसरा है कि दे आर आयनिक इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बट कोवलेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ये मतलब है अगर हमारे पास कोई ट्रांजिशन मेटल एटम है, अगर उसके एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल उसकी +1 है, +2 है, +3 है, तो जो सबसे लोएस्ट वाली होगी आपके पास लोअर ऑक्सीडेशन, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक होंगी। ठीक है, और जब हायर ऑक्सीडेशन की तरफ मूव करेंगे दे मे बी बिहेव लाइक अ कोवलेंट। ठीक है, कोवलेंट आपके पास हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट आपके पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन मेटल के अंदर, क्योंकि n-1 डी ऑर्बिटल जैसे 3d 4d 5d ये ऑर्बिटल फिल्ड नहीं होता पूरा, इसने फिल होना होता है। तो इसको फिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होती है। तो इट्स सेल्फ क्योंकि ये फिल नहीं है तो इसलिए इसने एक्सेप्ट करने होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कह देते हैं लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, इसने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसको चाहिए। जो आके इनको इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे हम कह देते हैं लिविस बेसिस। ठीक है, और इनको हम लिगेंड्स का नाम भी देते हैं। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन देने वाला आए, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को ऐसी चीज़ को साथ अटैच हो जिसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, तो जो कंपाउंड हमारे पास बनता है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट उनकी प्रेजेंस में, उसे हम कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उसमें ये टेंडेंसी ज़रूर होती है कि वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बना सके, क्योंकि हर ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। वो फिल्ड होने के चांसेस पे है, वो फिल्ड होने की कोशिश कर रहा है, तो कोई ना कोई चीज़ आके अगर उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है उसको हम लिगेंड कहते हैं, और जो चीज़ हमारे पास बनती है उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं।